यहाँ की वास्तुकला देखकर लग सकता है कि मैं इंग्लैंड में हूँ, लेकिन नहीं, मैं मुंबई में हूँ। कभी इस शहर का नाम बॉम्बे था और यह अंग्रेजों के अधीन था। उस समय यह एशिया के सबसे प्रमुख ब्रिटिश शहरों में से एक था। तब इन सड़कों पर केवल गोरे चेहरे ही दिखाई देते थे। अब यहाँ गोरे लोगों में सिर्फ मैं ही हूँ। हम सभी के मन में इंग्लैंड के प्रति एक नफरत है और इसे नकारा नहीं जा सकता। वह देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और जो अपार संपत्ति से भरपूर था, उसे इस हद तक अपमानित किया गया कि लोग भूख से मरने लगे। आज मुंबई दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक है। यहाँ की आबादी 30 मिलियन के करीब पहुँच रही है। लेकिन पहले यहाँ पानी था और कुछ मछुआरों के द्वीप थे। बॉम्बे उन्हीं में से एक था। समय के साथ इन द्वीपों को बांधों से जोड़ दिया गया और अब यहाँ पूरी तरह से घनी आबादी वाली जमीन है। मुश्किल से बाहर निकल पाया। क्या बवाल है, यहाँ बस बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। शुरुआत में बॉम्बे पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, जिन्होंने बाद में इसे अंग्रेजों को दे दिया। ब्रिटिशों ने यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह, कई फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि भारत की पहली रेलवे लाइन भी बनाई थी। लेकिन भारतीयों को अपना औपनिवेशिक अतीत बहुत परेशान करता है और 30 साल पहले यूरोपीय नाम बॉम्बे को बदलकर मुंबई कर दिया गया। अब ये भारत की आर्थिक राजधानी है, लेकिन दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ चूहे दौड़ रहे हैं। पहले लड़कियों के साथ ऐसा होता था कि उन्हें मार दिया जाता या सड़कों पर छोड़ दिया जाता। महान इतिहास, आधुनिक तकनीकें और निराशाजनक गरीबी, भारत में ये सब एक ही जगह पर मिलते हैं। मुंबई में बारिश कैसे होती है देखिए। गर्मी और सर्दी यानी सूखे और नम मौसम के बीच कितना बड़ा अंतर है। अगर अप्रैल में केवल आधा मिलीमीटर बारिश होती है तो जून में यह 504 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। यानी इनके बीच सिर्फ एक महीना है, लेकिन फर्क 1000 गुना का है। और अब मुंबई को हवाई जहाज से देखिए। कुछ इलाके अच्छी तरह से रोशन हैं और वहीं पास में अंधेरा है। ये गरीबों के इलाके हैं। मुंबई का विशाल हवाई अड्डा हर साल 50 मिलियन यात्रियों को सेवा देता है और बहुत शानदार दिखता है। यहाँ फोटो खिंचवाना और कहीं उड़ान भरना कई भारतीयों का सपना है। यहीं पर आप बहुत सारी आवारा कुत्तों को देख सकते हैं। और यहाँ कारों की कतार की जगह 2 कतारों में टुक टुक खड़े हैं। ये भी टैक्सी वाले हैं और इनके पास तो खास यूनिफॉर्म भी है। कपड़े साधारण से दिखते हैं, लेकिन भारतीय इसमें खुश मिजाज लगते हैं, मुस्कुराते हैं और कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हैं। अल्लाह भी। अगर मैं हाथ बढ़ाऊं तो टुक टुक से ही पास से गुजरती गाड़ियों को छू सकता हूं। और यहाँ मैं पहले से ही ठसाठस भरी ट्रेन से उतर रहा हूँ। मुश्किल से बाहर निकल पाया। इतने सारे लोगों को एक जगह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं समय पर निकल गया। ये ट्रेन तो जल रही है। हर जगह लोग ट्रेनों से उतर रहे हैं और वैसे ही भरे हुए बसों में चढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा ऊपर से देखें तो इस भीड़ का अंत नजर ही नहीं आता। यहाँ तक कि आसमान में भी लोग हैं। देखिए, लोगों से भरा एक और विमान आ गया। यहाँ आरामदायक माहौल में खाना खाना असंभव है और भूखे लोगों को किसी दीवार के पास खड़े खड़े ही खाना पड़ता है। यहाँ बस बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। लोग इस जगह में समा ही नहीं पा रहे हैं। यह फुटपाथ नहीं है। मैं तो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा हूँ, गाड़ियों और टुक टुक को छूते हुए, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं भी बस चौराहे पर चल रहा हूँ। जमीन पर जितनी भी खाली जगह होती है उसे तुरंत दुकानदार घेर लेते हैं। यहाँ ज्यादातर खाने पीने की चीजें बेची जाती हैं। सब्जियाँ और फल सीधी उस गंदगी में पड़े रहते हैं जिस पर लोग चलते हैं और यह किसी को भी परेशान नहीं करता। ये पहले से ही पुराने बॉम्बे का केंद्र है। ये बिल्कुल अलग दुनिया है और यहाँ तो मोपेड्स को उठाने वाली क्रेन भी काम कर रही है। कभी कभी तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे लंदन में आ गए हों। कभी इस इलाके में सार्वजनिक स्थानों पर भी केवल गोरे लोगों के लिए जोन हुआ करते थे। ये वही होटल है जो सबसे पहला था सिर्फ अंग्रेजों के लिए। अब इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है क्योंकि यूनेस्को ने इसकी मंजूरी दे दी है
और ये जो लाइब्रेरी है जिसे हम अभी अभी पार करके आए हैं, उसे भी एक व्यापारी ने बनवाया था। वहाँ एक रीडिंग हॉल है, अंदर एक छोटा सा आंगन है जिसमें तरह तरह की पाम के पेड़ लगे हैं, खूबसूरत। यहाँ लगभग सब कुछ अंग्रेजों के समय में ही बना था। ये मुंबई विश्वविद्यालय है, यहाँ नगर पालिका की इमारत है और ये है मुख्य रेलवे स्टेशन विक्टोरिया। इसका नाम भी लंदन के मुख्य रेलवे स्टेशन की तरह ही रानी के नाम पर रखा गया था। हालांकि भारतीयों ने इसका नाम बदल दिया है। शायद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। विक्टोरिया स्टेशन से हर दिन 3.5 मिलियन लोग गुजरते हैं। यह लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से 15 गुना ज्यादा है। वैसे वहाँ की घड़ियां भी मिलती जुलती हैं। ऊपर देखो तो ऐसा लगता है जैसे हैरी पॉटर की फिल्म की एकदम असली इंग्लैंड हो। नीचे नजर डालो तो सीधे भारत में आ जाते हो। मुझे लगता है हैरी पॉटर यहाँ जरूर रास्ता भटक जाता। क्या अफरा तफरी है। लाखों लोगों ने इस अंग्रेजी इलाके का माहौल बदल दिया है। भारत में जिंदगी धीरे धीरे चलती है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ लोग काम से घर जल्दी पहुँचने की जल्दी में रहते हैं और रास्ते में हर कदम पर कोई उन्हें कुछ बेचने की कोशिश करता है। वो यहाँ उदाहरण के लिए गन्ना निकाला जा रहा है। मैं और अलीना स्थानीय लोगों से पीछे न रहें, इसलिए हम सड़क को गलत जगह से पार कर रहे हैं। दादी हर जगह ऐसे ही सड़क पार करती हैं। पापा यहाँ होते। हाँ। ये दरवाजे औपनिवेशिक युग का मुख्य प्रतीक है। यही वो पहली चीज थी जो भारत आने वाले अंग्रेजों ने देखी थी, और यही जगह उन ब्रिटिश लोगों के लिए शहर की आखिरी जगह बन गई जिन्हें उपनिवेशी शासन के पतन के बाद मजबूरी में बॉम्बे छोड़ना पड़ा था। अब यह मुंबई में फोटो खिंचवाने की सबसे पसंदीदा जगह है और लोग यहाँ चौक पर बैठना भी बहुत पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज भी ऐसे ही जमीन पर बैठकर आराम करते थे। तुम्हें क्या लगता है? लगता है शायद नहीं। पहले यहाँ से ब्रिटिश सैनिक अक्सर ही रवाना होते थे, अब भारतीय पर्यटक होते हैं। यहीं पास में शानदार ताजमहल होटल है। कहानी के अनुसार उद्योगपति टाटा ने ये होटल इसीलिए बनवाया क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें गोरे लोगों के होटल में घुसने नहीं दिया था, जिससे वे नाराज हुए। होटल शानदार और भारतीयों ने इसे विश्व स्तरीय मानकों पर बिना अंग्रेजों की मदद बनाया। वास्तव में ऐसे भारतीय थे जिनके पास बहुत पैसा था और वे यही पैसा अंग्रेजी संस्थानों में खर्च करते थे, तो उन्होंने ये शानदार इमारतें बनवाई। गांधी जब लंदन पढ़ने जा रहे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। उनके यहाँ ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और उन्हें डिब्बे में जाने नहीं दिया गया क्योंकि वे गोरे नहीं थे। और फिर वे अफ्रीका गए जहाँ अंग्रेज भी काले लोगों और भारतीयों पर, खासकर दक्षिण अफ्रीका में अत्याचार करते थे। इसी तरह उनके भीतर यह अन्याय जमा होता गया और उन्होंने इसी अन्याय की भावना से पूरी भारत को प्रेरित कर दिया। लड़के का नाम आदित्य है। वह होनहार छात्र है और अपने देश से प्यार करता है। आज वह प्राचीन मंदिर में घूम रहा था और उसने ये दृश्य रिकॉर्ड किए। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। यह एक ऐसा अध्याय है जो एक साथ काफी परेशान करने वाला और खिन्न करने वाला लगता है। यह वह दौर था जब हमने औद्योगिक क्रांति देखी थी, लेकिन यह पतन का दौर भी था। वह देश जिसे कभी अपार संपत्ति के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे इस हद तक अपमानित किया गया कि लोग भूख से मरने लगे। मुख्य हिस्सा बंगाल क्षेत्र था जो सबसे समृद्ध और विकसित क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र को इस कदर अपमानित किया गया कि वहां अकाल पड़ने लगे। सबसे प्रसिद्ध था बंगाल का भयानक अकाल, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए थे। मैं कहूंगा कि हमारे देश में हर व्यक्ति की उपनिवेशवादी इतिहास को लेकर अपनी दृष्टि है। हम सभी के मन में इंग्लैंड के प्रति नफरत है और इसे नकारा नहीं जा सकता। भारत कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। लोगों को खाने की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो लोग सचमुच भूख से मर रहे थे उस जगह पर जहां कभी रईस लोग रहते थे। मुझे न केवल उन अत्याचारों के कारण बहुत निराशा और झुंझलाहट महसूस होती है जो अंग्रेजों ने किए, बल्कि हमारे अपने शासकों के कारण भी, जो उस समय सही ढंग से काम नहीं कर सके। सरकार और अधिकारी इससे फायदा उठा रहे थे। हमारे लोग पीड़ित थे और जिन्होंने अत्याचार किए वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए हमें इसके लिए किसी को दोष नहीं देना।
किसी भी होटल में उनके पास ऐसा एक बाल्टी जरूर होता है। सोचकर ही डर लगता है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। We take some water and then we clean. We take a left hand and then we clean with the left hand. प्यारा मग ठीक इसी काम के लिए है। पूरी रात छत पर चूहे दौड़ते रहे, मतलब उस तरफ से जोर जोर से आवाज आ रही थी। मैं तो बिल्कुल सो ही नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि कहीं वे मुझ पर हमला न कर दें। मैंने संगीत सुना और बस उसी से सो पाया। कमरे में इंटरनेट नहीं है। भयानक आपका भारत। जगह और अब लोगों के पास जा रहा हूं। मुझे यहां किसी तरह चढ़ना पड़ेगा। डिब्बे में हवा को ताजगी देने के लिए बड़े बड़े पंखे और खुली दरवाजे हैं। वे दरवाजे तेज रफ्तार में भी बंद नहीं होते। सब बाहर झांक रहे हैं, मैं भी बाहर झांक रहा हूं। औसतन हर दिन मुंबई में रेलवे पर 7 लोग मारे जाते हैं। इनमें से कुछ खुले दरवाजों से गिर जाते हैं तो कुछ ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वे बिना किसी बैरियर के पटरियों के बिल्कुल पास रहते हैं। रेलवे लाइन के साथ लगभग पूरा इलाका गंदगी, कचरे और कूड़े के ढेर से भरा है, जिन पर कौए मंडराते रहते हैं। देखिए, ट्रेन काफी देर तक खड़ी रहती है, लेकिन फिर भी लोग जबरदस्त तरीके से धक्का मुक्की करते हैं, चाहे उतरना हो या चढ़ना। ट्रेन में लगातार कोई ना कोई आकर पूछता है कि मैं कौन हूं। मैं तुरंत चैनल का लिंक दे देता हूं। ये ऊंची ऊंची इमारतें बताती हैं कि मैं मुंबई के केंद्र के करीब हूं, लेकिन यहाँ की माहौल में खास बदलाव नहीं आता। लोग सीधे गंदी जमीन और बाकी सतहों पर ही आराम कर रहे हैं। सड़कों पर इतना हंगामा है कि बसें स्टॉप तक नहीं पहुंच पाती और सीधे सड़क के बीचों बीच यात्रियों को उठा लेती हैं। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक के औसत इलाके की यही तस्वीर है। भयानक ऊंची इमारतें और उससे भी ज्यादा जर्जर 2 मंजिला इमारतें। यानी पहले मंजिल पर भी वही मालिक रहते हैं। उनके पास पहली मंजिल पर बिजनेस सेंटर है, दूसरी मंजिल रहते। क्या इस अमीर घर के निवासियों को यह नहीं खटकता कि उनके चारों ओर झुग्गियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। और जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, मैं वहाँ से होकर गया हूँ, पता नहीं कई किलोमीटर तक। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं जहाँ ये झुग्गियाँ हैं। मुस्लिम या हिंदू फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। सब एक जैसे हैं, एक ही तरह के, और वे ठीक ठाक रहते हैं। अब हर झुग्गी में पानी की पाइपलाइन है और कहीं न कहीं किनारे पर सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले सब कुछ ऐसी नदियों में, सब कुछ नालियों में फेंक दिया जाता था। इसके साथ ही व्यापारी यह नहीं भूलते कि दोपहर में सोना जरूरी है और वे अपनी गाड़ियां ढककर चले जाते हैं। और यह है भारतीय धोबी घाट। अजीब बात है, लेकिन यही जगह यहाँ सफाई का प्रतीक मानी जाती है। यानी पुल की रेलिंग पर किसी भी सतह पर कपड़े टांगे जाते हैं। यही है असली भारत जैसा वह है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर इस बात से आंका जा सकता है कि दुकानों पर क्या बिक रहा है। इन टेलीविजनों को 40 साल हो गए हैं, फिर भी खरीदार मिलते हैं। खिड़कियों में फटे कपड़े लटकी रहती है। समझ नहीं आता ये कचरा है या सूखने के लिए डाले हैं। कुछ खास अमीर घरों में खिड़की की जाली पर गमले रखे होते हैं। इस इलाके की सबसे साफ सुथरी इमारत स्कूल है। वहाँ पर ऐसी गलियां और संकरे रास्ते हैं, बस इतना ही। वहाँ कोई कब्रिस्तान है। ठीक इसी झुग्गी के बीचों बीच भारत की जनता की धरोहर है। यह याद दिलाता है कि कभी यह दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यह प्राचीन गुफाओं का प्रवेश द्वार है, जिन्हें 1500 साल पहले सीधे चट्टान को काटकर बनाया गया था। हमें यहाँ चप्पलें उतारनी होंगी। यही? हाँ, क्योंकि अब यह पवित्र स्थान है। अलेक्जेंडर इंजीनियर हैं और 30 सालों से भारत की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाए कि प्राचीन भारतीयों ने यह सब कैसे बनाया, एक ही विशाल पत्थर को कैसे तराशा। देखो ये कैसी स्तंभ है, देख रहे हो? और वहाँ अंदर मंदिर है। संभव नहीं लगता कि इसे छेनी से तराशा जा सकता था। हालांकि यहाँ बहुत सी चीजें मुझे भी समझ नहीं आती। ये बहुत कठोर सामग्री है और दिलचस्प बात यह है कि यह नाजुक भी है।
अंदर एक सक्रिय मंदिर है और हमें एक पुजारी ने अंदर जाने दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे सेवक को न जगाए। पूजा होती है, सब खुला रहता है। यहाँ शिव की पूजा होती। 6ठी शताब्दी में भारत में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा था। पूरे क्षेत्र में ऐसी कई चट्टानों को काटकर धार्मिक गुफाएं बनाई गई थीं। यह सबसे पुरानी है जो देवी जोगेश्वरी को समर्पित है। कई हॉल, स्तंभ, मूर्तियां और मंदिर हाथ से बनाए गए हैं। देखिए, यह सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है, बल्कि इसे इस तरह कई स्तरों में होना चाहिए। हाँ, ये बाद में मजबूत किया गया। जो टूटा हुआ था, हाँ, उसे बाद में मजबूत किया गया। यहाँ है बैल, AUM नमः शिवाय। ये नंदी है। शिव जी कहीं ध्यान में बैठे हैं शायद, फिर से हजारों सालों के लिए, और यह नंदी उनके जागने का इंतजार कर रहा है। ऐसी है यह कहानी। यहाँ इनका कोई घरेलू इंतजाम भी है। हाँ, यह सब तो श्रद्धालुओं के लिए है। बुबंग, स्नान और ऐसी चीजें। देखिए, नल है। ओह, यह तो आधुनिक व्यवस्था है। ताले में बंद है ताकि, हाँ, ताले में है ताकि कोई खोल ना सके। हाँ, मुंबई में ऐसी सार्वजनिक पानी पीने की जगह हैं। शहर में कहीं भी जाकर पानी पी सकते हैं। कोई भी आकर मुफ्त में पानी पी ले, और हमेशा एक ही मग सबके लिए होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी चीज़ से ठोका गया हो, खासकर दाईं ओर से, और जैसे परफोरेटर के निशान हों। याद दिलाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने ये अक्सर देखा है। इसके अलावा जो उकेरा गया है, और ख़ासकर देवताओं की मूर्तियाँ, उन्हें इतनी परफेक्शन के साथ तराशा गया है कि ये आज की आधुनिक तकनीकों से भी संभव नहीं है। ऐसी खरोंचें मैंने हर जगह देखी हैं। यहाँ छोटी गुफाएं हैं जहाँ सन्यासी बैठते ध्यान करते थे। तुम जा सकते हो, वहाँ देख सकते हो। कुटिया, हाँ, ये तो है। बारिश के मौसम में जो पानी बहता है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। ये वही है, ये जैसे नालियाँ होती हैं वैसा ही कुछ लगता है। और यहाँ सब कुछ पानी में डूबा हुआ था और ये धंस गया। पहले इसे खोदा गया था, देखो वहाँ पानी दिख रहा है, लेकिन अब वहाँ कुछ कचरा जमा हो गया है। लेकिन पहले यहाँ पानी जमा रहता था। यहाँ फिर से कुटिया उस तरफ जा रही है। यहाँ तो कबूतर भी रहते हैं। और अब हम दूसरी तरफ निकलेंगे। यहाँ और भी कुछ कुटियाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी। और यही वही मंदिर है जहाँ हम थे। और देखो, यहाँ कुछ छोटे छोटे चित्र हैं, उकेरे हुए बारेलिफ। यहाँ धार्मिक युद्धों के भी कुछ निशान हैं। भारत आज भी इस्लाम, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के टकराव का स्थान है। हाँ, जो हिस्से टूटे हुए हैं वो तब हुआ जब औरंगजेब के समय या अन्य काल में मुसलमानों ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पत्थर इतने मजबूत थे कि वे पूरी तरह सफल नहीं हो सके। सिर्फ आंशिक रूप से, सिर्फ पैरों को ही तोड़ पाए। हाँ, यही चीज़ शायंता की गुफाओं में भी देखी जा सकती है। वहाँ भी वे सिर्फ हाथियों की सूंडें ही तोड़ पाए। 3 साल तक वे तोड़ने की कोशिश करते रहे। हाथियों के पैर, सूंडें तोड़ दी और बस, और अधिक कुछ नहीं। पत्थर मजबूत है। देखो, शायद यह कोई भिक्षु है। भिक्षु, शांत, ब्राह्मण। हाँ, यह तो पवित्र स्थान है। देखो, यहाँ कचरा नहीं उठाते, सालों से सब यहीं फेंकते आ रहे हैं। तो क्या उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं दिखती, या फिर वे आलसी हैं? हम घरों और आंगनों के स्तर तक ऊपर आ गए हैं। यहाँ एक कुत्ता आराम से सो रहा है, कपड़े सूख रहे हैं और स्थानीय लड़के हैं। महान मंदिर पूरी तरह हमारे नीचे है। Hey, how are you? भारतीयों ने असल में मुझे स्पेनिश समझ लिया। पैसे कमाने की उम्मीद में लड़कों ने हमें मंदिर और इलाके में घुमाने का प्रस्ताव दिया। सुंदर पैंट चप्पल पहने लड़के का नाम नीरज। खैर, लड़के भागे। हल्का मामला है, उम्मीद है मुसीबत में न जाएं। भाड़ में जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो कृपया। इस तरह हम एक छुपे हुए कमरे में पहुंचे जहां कहा जाता है कि एक साधु रहता है। यहाँ देवताओं के लिए चढ़ावा चढ़ाना होता है। मेरे पास तो सिर्फ केला है
Correct? झुग्गियों में गोरे लोग आ जाएं तो वह हमेशा किसी त्योहार जैसा होता है। कुछ लोग हमसे पैसे कमाना चाहते हैं तो कुछ को बस कोई अनोखा जीव देखने में दिलचस्पी होती है, जैसे मैं, खासकर बच्चों को। उनके लिए यह आयोजन यही है। नमस्ते। यहाँ के लोग अजीब हैं। ये आदमी कोने में बैठकर उकड़ू बैठकर ही सो रहा है। लड़कों की तरफ से घुमाने का अनुभव थोड़ा कमजोर था, लेकिन मैंने सबको मिलाकर 300 रुपए दे दिए और उन्हें अच्छी नौकरी मिलने की शुभकामना दी। युवाओं के लिए ये एक बड़ी समस्या है। भारत में सबसे युवा आबादी है, इसलिए युवा, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, सोशल मीडिया के प्रभाव में रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के उपयोगकर्ताओं की संख्या काफी बढ़ गई है। जो कंटेंट हमें दिखाया जाता है वह बहुत ही खराब है। लोगों ने खुद की हकीकत को ही बदलना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी को टिकटॉक के इन वीडियो से जोड़ लिया, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई और छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। यह कंटेंट बस दिमाग को खराब कर देता है। भगवान का शुक्र है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह बहुत ही बुरा था। अब हमारे देश में ज्यादातर लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हैं। अगर लोग इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और नई चीजें सीखें, तो वे इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। मैं 20 साल का हूं और मैं भारत के शहर बेंगलुरु में पैदा हुआ था। वहां बहुत सारे पार्क हैं और वह शहर बहुत शानदार है। अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मैंने ऐतिहासिक आगरा में बिताया, जहां ताजमहल है। मैं वहां चला गया था और पढ़ाई की थी। आदित्य मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रह चुका है। हम भारत को 3 हिस्सों में बांटते हैं, पूर्व, केंद्र और पश्चिम। ये हिस्से एक दूसरे से बहुत अलग हैं और वहाँ कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। संस्कृतियां भी अलग अलग हैं, मतलब हम असल में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लोग हैं। पूर्व और उत्तर ये भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं जब पहली बार भारत आया था तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि भारतीय आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं। अगर आप भारत को देखें तो यह कई राज्यों से बना है और हर जगह अपनी अलग भाषा है। इसलिए अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करते हैं तो संवाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप कहीं भी जी सकते हैं। यह साफ है कि इसका संबंध औपनिवेशिक अतीत से है, क्योंकि ब्रिटिशों ने पूरे भारत पर राज्य किया था और अंग्रेजी एक साझा भाषा बन गई थी जिसे हर राज्य इस्तेमाल करता था। दरअसल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हम आज भी अंग्रेजी भाषा को एक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भले ही बहुत से लोग यह चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा बने, लेकिन ये काफी कठिन और जटिल है, क्योंकि सभी लोग ही हिंदी नहीं बोलते। साथ ही अंग्रेजी हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य भाषाओं में से एक है। हम इसे प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ते हैं। पूरे भारत में अधिकांश छात्र इसे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनके पास अच्छी नौकरी पाने के मौके उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते। भारतीय लोग भाषाओं में बहुत सक्षम होते हैं और कई लोग एक साथ कई भाषाएं बोलते हैं। इसीलिए अलीना भी भारत आई है ताकि उन्हें रूसी भाषा सिखा सकें। यही उनका कक्ष है। हम करेंगे। आप करेंगे? वे करेंगे। This understanding is status natural imperfective verb आमिस कीज है। अलीना के समूह में 50 साल से बड़े एक पुरुष भी हैं और लगभग 15 साल की एक लड़की भी। साथ ही 25 और लोग ऑनलाइन उपस्थित हैं। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, कैमरा मेरी तरफ। मैंने होमवर्क किया है। भविष्य में मैं होमवर्क करूँगा। कल अलविदा। अलविदा। मैं होमवर्क चैट में भेज दूंगा। ठीक है। क्या आज यही पढ़ा गया था? क्या था? भविष्य अपूर्ण क्रियाओं का भूतकाल और बच्चों का दिमाग कैसे घूम जाता है। उनका नहीं घूमता, क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मैं हैरान रह गई थी कि मतलब चाहे वह इंसान, वह भारतीय कैसा भी दिखता हो, वह अंग्रेजी C2 स्तर पर नहीं बल्कि अपने किसी C22 स्तर पर जानता है और वह 100% मुझसे बेहतर बोलेगा। ऐसा लगता है ना? कोई तीसरी दुनिया का देश जो कहीं बहुत दूर है,
जहाँ चारों तरफ झुग्गियाँ हैं, जहाँ किसी के पास कुछ भी नहीं है, और बस उनकी शिक्षा का स्तर और हमारी सांस्कृतिक पहचान को लेकर उनकी समझ का स्तर बहुत दिलचस्प है। वे भारत की तुलना रूस से करते हैं। क्यों? दरअसल वे रूसी भाषा सीखते हैं, यह कहते हुए कि रूस और भारत लगभग इतिहास के भाई हैं, कि यह एक अत्यंत बहुजातीय और बहुभाषी क्षेत्र है जहां विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वे रूसी सीखने आते हैं, किस लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में समझ नहीं आता। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप रूस पढ़ाई करने जाएंगे? वे कहते हैं, नहीं, मेरी उम्र 60 साल है। क्यों? उनके लिए जैसे भाषा का ज्ञान हवा में तैरता है। अगर तुम भाषाएं जानते हो तो इसका मतलब है कि तुम शिक्षित हो, और इसका मतलब है कि तुम दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो। अलीना स्वयंसेवक हैं और मुफ्त में काम करती हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता भी जीती थी। 30 विजेता स्नातकोत्तर छात्रों को इंटर्नशिप केंद्रों में भेजा गया है। मुझे मुंबई भेजा गया था। अन्य विकल्प ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान थे। Ты решила максимально подальше? Да. Ну, почему нет? почему нет? Если- Да, монолингвальная аудитория. एक्सेंट इतना तेज है कि मैं समझ नहीं पाती। मैं अक्सर उनसे कहती हूँ, शॉ माफ कीजिए, मैं आपकी भाषा नहीं बोलती। वे बहुत बुरा मान जाते हैं क्योंकि वे मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मेरे लिए असली मुसीबत कस्टम्स पर शुरू हुई। वह मुझसे अंग्रेजी में बोला। मुझे समझा कि अंग्रेजी शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन उच्चारण की वजह से मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा, कृपया ये मेरे दस्तावेज हैं, ले लीजिए। मुझे नहीं पता। Были такие, кто, ну, все, он перестал ходить? नहीं, न मेरे यहाँ रूस में। वे ज्यादातर अंत तक टिके रहते हैं। वे अपने आप से लड़ते हैं। पता नहीं उनमें ये इच्छा शक्ति कहाँ से आती है। हैरानी की बात है कि अलीना के पास सड़क पर लोग ज्यादा नहीं आते। यहाँ मैं एक बहुत अच्छे होटल में रहती हूँ। यहाँ असल में हमें इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के रूप में होटल, ट्रांसफर और वीजा के सभी खर्चे देने का वादा किया गया था। होटल में अलीना मुफ्त में रहती है, लेकिन पड़ोसी अलग अलग तरह के मिल जाते हैं। उस समय मैंने रिसेप्शन पर फ़ोन किया, मैंने कोशिश की, मैंने कहा वहाँ वे एक दूसरे को मार रहे हैं, और जब तक मैं खुद पहली मंजिल पर नहीं गई, वह वीडियो नहीं दिखाया, तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और तब भी मेरे भारतीय सहयोगी मुझसे कहते हैं, तुम क्यों दखल दे रही हो? अल्या, अगर वे वहाँ बंद दरवाजे के पीछे एक दूसरे को मार रहे हैं तो उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। और उन वीडियो के बाद मुझे पहली मंजिल से लेकर मेरे 11वें तक एस्कॉर्ट के साथ पहुँचाया गया। वे वहाँ 1 घंटे तक और भी कुछ सुलझाते रहे, अपने अपने भारतीय भाषा में एक दूसरे पर चिल्लाते रहे। मुंबई का कंट्रास्ट तुरंत दिखता है जैसे ही हम बाहर निकले। पास में डरावनी बहुमंजिला इमारतें हैं जिन पर कौए मंडरा रहे हैं, और वहीं एक अरबपति की इमारत भी है। वैसे वहाँ पर खास तौर पर वीडियो बनाना मना है। वहाँ वे बहुत सख्ती से डांटते हैं। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं घर है जो एक ही परिवार का है। यही उसका बेटा है, उस करोड़पति का जो हाल ही में बाहर निकला था। उनकी शादी थी जिसमें रिहाना ने परफॉर्म किया था। यही वही है। यहाँ से सुरक्षित रूप से शूट कर सकते हैं। सड़क के दूसरी तरफ डरावना इलाका है जिससे होकर अलीना घर जाती है। डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, इसमें डरने जैसा क्या है? कोई परेशान नहीं करता ना? नहीं। वे बस अजीब ही दिखते हैं। वे हमें अजीब नजरों से देखते हैं। मैं अकेली जाती। 2 गोरे, सच में? इस बाड़ के पीछे उन्होंने इसे घेर दिया है। वहाँ पूरी की पूरी एक बस्ती है जहाँ बेघर लोग रहते हैं ताकि कुछ भी ना हो, ना भागना पड़े, ना कोई जगह मिले। यहाँ सब कुछ घेर दिया गया है, वरना बाकी जगहों पर वे पुलों के नीचे रहते हैं। वहाँ देखने लायक कुछ नहीं है, बस कचरे और मिट्टी के ढेर। और जैसे जैसे ये सब बनता गया, सब कुछ ऐसा ही हो गया। किस्मत वालों की झोपड़ियां गिरी, उन्हें नए घर का मुआवजा मिला। यहाँ आप बस ऐसे ही किसी इमारत के पास जा सकते हैं। उदाहरण के लिए उसके बगल में एक गौशाला होगी, बिल्कुल इसी के पास इस परिसर शॉपिंग सेंटर के पास। ये सब उनके यहाँ ऐसा ही है। गायें जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हैं। क्या करें, वे यहीं पर रहती हैं। उनके पास अपने खुद के घर नहीं है। सिर पर? हाँ, सिर पर छत है। बारिश में, बर्फ तो नहीं, लेकिन बारिश के मौसम में वे यहीं रहते हैं। हाँ, बारिश सबके लिए खुला है, बारिश में भी, धूल में भी।
आप उनके पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, वे खुश हो जाएंगे, शायद आपको कुछ दे भी दें, जैसे कोई छोटी चीज़। बस इसी तरह वे रहते हैं। बेशक ये वे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह है, चाहे जैसी भी हो, लेकिन फिर भी एक घर है। 3 मीटर की, लगभग 3 बाय 3 मीटर की छोटी छोटी कमरे, फिर भी इसके बावजूद। अलेक्जेंडर मुंबई में काफी समय से है, लेकिन यह टैक्सी ड्राइवर हाल ही में आया है और अंग्रेज वो समझता नहीं है। स्टेशन पर मेट्रो में भी परेशानी होती है। मेट्रो स्टेशन बोलो तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, शून्य समझ। फिर भी जल्दी ही कोई मिल गया जिसे अच्छी तरह समझ में आता है। टुक टुक में मीटर होता है, इसलिए मोल भाव की जरूरत नहीं। वहाँ है यूलिया है, मुझे यकीन है खुद ही। क्या उनसे पूछना पड़ता कितना लगेगा, या वे मीटर चालू करते हैं? हाँ, मीटर चलने लगता है। हर पैसे का हिसाब लेते हैं। हाँ, 23 से शुरू हो जाता है। जैसे ही तुम बैठते हो सब शुरू हो जाता है। ये शुरू करना है। मोटरसाइकिलों का कबाड़, झाड़ियों से घिरे बदसूरत इमारतें और फवेला। जिस घर में अलेक्जेंडर रहता है वह सब कुछ के ठीक बगल में है, और यहाँ अब भारत नहीं है। माली, जिम, स्विमिंग पूल और बिलियर्ड टेबल्स। दोपहर में सबका ब्रेक होता है ताकि वे सो सकें। 2 बजे से 4 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, लंच होता है, लोग सोते हैं। यहाँ ऐसे स्विमिंग पूल हैं बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के खेलने के मैदान हैं। ये 45 मंजिलें हैं, लेकिन असल में मीटर में और भी ज़्यादा है। करीब 50 मंजिलें हैं। यहाँ पूरे 2 मंजिलें हैं पुरुषों के लिए, स्पा, सैलून। यहाँ तो भाप स्नान भी है, पार्किंग भी है। और हमारे पास ऐसा सुखद माहौल है। पार्क है, नीचे फुटबॉल का मैदान है। पार्क किस मंजिल पर है? 8वीं पर, लेकिन यहाँ तो ऊंचाई साधारण 2.5 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए मीटर में ये और भी ज़्यादा होगा। वैसे तो यहाँ भी आप खेल सकते हैं। टेनिस टेबल रखी है, शतरंज है, जो चाहे वो कर सकता है। कोई भी मुफ्त में आकर बस खेल सकता है। इस इमारत में तो सरकार के लोग भी रहते हैं। जब वे आते हैं तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, बेंचें हटा दी जाती हैं, और ये सारे दुकानदार भी हटा दिए जाते हैं। यहाँ से गोरेगांव और हमारे इलाके का अच्छा नज़ारा दिखता है। वो इस तरह दिखता है। दूसरी तरफ से अभी तो सच कहें थोड़ा सा कोहरा है। ये मध्यम वर्ग है, लगभग ऐसे ही रहता है। हमेशा धुआं रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हवा चलती है तो सब कुछ उड़ा ले जाती है। वहाँ अभी भी जलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सब ऊपर उड़ जाता है। धूल, ऐसा ही धुआं। लेकिन कभी कभी वहाँ से 5 किलोमीटर दूर समुद्र साफ साफ दिखता है। पगोड़ा भी दिखती है। विपश्यना वाले वहाँ एक बहुत बड़ी पगोड़ा बना रहे हैं। तो आपका बोर्च बनता है ना? आपने बनाया था? हाँ। यहाँ की रोटियों को पराठा कहते हैं। पेट के लिए ये वैसा नहीं रहेगा। वह सलाह नहीं दूंगा। स्थिर करता है। चीजों से बेहतर है अनुदान। तो उदाहरण के लिए क्या खाया जा सकता है? क्या वह गंदा या उसमें बैक्टीरिया होगा? अगर वह भले ही तंदूर से निकला हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे कि वे कैसे बनाते हैं, सब कुछ बाहर सड़क पर होता है। वे प्लेटें भी गंदे पानी में धोते हैं, तो यह संभव है कि कुछ न कुछ उसमें चला जाए। यह संक्रमण है, या तो एक्सपायरी डेट की वजह से या कहीं और से। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, हाँ। खासकर वे लोग जो बार बार लिखते हैं, वे पहले से आदत में हैं। बालकनी में पूरा एक बगीचा और बारबेक्यू जोन है। यहीं पर सीधे शशलिक भूनते हैं। ये टमाटर है ना? ये मूली है। और इस चीज को यहीं चलाते हैं किसी तरह। हाँ, यह ग्रे है। हम बस इसे थोड़ा खिसका देते हैं कुर्सी को, और बस गैस सिलेंडर, गर्मी। और तब वेंटिलेशन सीधा और अच्छा रहता है। हाँ हाँ। दीवारों कहीं कालिख नहीं लगी। ये आम तौर पर सामान्य है। अलेक्जेंडर 67 साल के हैं, और लगता है भारत ने उन्हें जवान बना दिया, क्योंकि उन्होंने देश घूम लिया। आपने ये सभी जगहें किस अवधि में देखी? 2007 से। कितने किलोमीटर अंदाजा लगाया जा सकता है? मैं बता सकता हूँ कि मैंने पैदल कितना सफर किया है। 4 साल में लगभग 40,000 किलोमीटर। खैर थोड़ा बहुत, बस ऐसे ही। मध्य रेखा। आइए उनके रोमांचों पर एक नजर डालते हैं। यह उसके बालकनी पर बैठा अजगर है, और यहाँ उसने 3 सांडों की लड़ाई रिकॉर्ड की, 2-1 के खिलाफ, जो न हार मानता है और न भागता है। समुद्र तट पर ज्वार उतरने के समय क्या क्या नहीं देखने को मिलता। यहाँ तक कि कुत्ते भी हैरान रह जाते हैं। लड़ें क्या? ओह, ऊपर
ये एक और केकड़ा है और फुगू मछली है। दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। अरे हमला कर रहा है, भागा भागा भागा। अब जल्दी से खुद को मिट्टी में छुपा लेगा। हो गया। यहाँ फुगू मछली धारा से नहीं लड़ पाती, उसे किनारे पर फेंक दिया जाता है। ये जिंदा है, अभी हम इसकी मदद करेंगे। सुंदर है। मुंबई में सिर्फ सड़कें और झुग्गियां ही नहीं हैं, यहाँ वास्तव में बहुत ही शानदार हरे भरे पार्क भी हैं। ये है आपके सामने घूमता हुआ संसार का चक्र। ऐसा नजारा भारत में मिलता है। कोई भी गायों को नहीं भगाएगा। लोग रुकेंगे जब तक गाय हटे या लोग निकल जाएं। मुंबई जैसे बड़े शहरों की सबसे बड़ी समस्या है परिवहन। 30 मिलियन लोग लगातार कहीं न कहीं जाना चाहते हैं और इसे व्यवस्थित करना मुश्किल है। मेट्रो इसका आदर्श समाधान है। यहाँ मेट्रो नई और तेज है, लेकिन इसका निर्माण महंगा है और यह हर इलाके में उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से आगे लोग अक्सर टुक टुक में आराम से बैठ जाते हैं। मुंबई में इनकी कुल संख्या लगभग 2,20,000 के आसपास है। कुछ इलाकों में टुक टुक पर प्रतिबंध है, जैसे पुराने बॉम्बे में, लेकिन बाकी जगहों पर यह छोटी दूरी के लिए नंबर 1 परिवहन साधन है। हर दिन 5 मिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और एक यात्रा की कीमत लगभग $0.50 है। देखिए मेट्रो में कैसी विज्ञापन है। एक भारतीय जोड़ा, लेकिन लड़का और लड़की दोनों पूरी तरह यूरोपीय दिखते हैं। मेरे ख्याल से उनकी त्वचा भी हल्की दिखाई गई है। मुंबई में मेट्रो ज्यादातर ऊपर से चलती है और अधिकतर ऊंचाई पर है, तो एक ही यात्रा काफी है ये समझने के लिए कि शहर कैसा दिखता है। झुग्गियां शहर के 25% क्षेत्र में फैली हुई हैं और उनमें 9 मिलियन लोग रहते हैं। उनके घर अनौपचारिक हैं, तरह तरह के कबाड़ से हाथ से बनाए गए हैं। हर जगह पानी की पाइपलाइन नहीं है। यहाँ देखने में तो बस खंडहर और कचरे का ढेर लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। मेट्रो स्टेशन के पास आते ही अचानक सभ्यता दिखने लगती है, जो झुग्गी वासियों की पहुंच से बाहर है। यहाँ गरीब लोग केवल नौकर के रूप में आते हैं, भले ही वे अमीरों के साथ एक ही सड़क पर रहते हों। मुंबई को मेट्रो का निर्माण जारी रखना ही होगा। निर्माण के दौरान स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ ऐसा लगता है कि काम रुका हुआ है, लेकिन नई स्टेशनें वाकई हैं और मैं उनमें से एक पर पहुंचा। इस लाइन का अभी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें केवल कुछ ही स्टेशन हैं। यह भारत में पहली जगह है जहां मैं सच में अकेला हूं। आदित्य का मानना है कि भारत धीरे धीरे लेकिन बेहतर हो रहा है। भारत के विकास के बारे में बात करना मुश्किल है। इस पर 2 दृष्टिकोण हैं। अगर हम जीडीपी, विकास दर और हमारे देश में अरबपतियों की संख्या की बात करें तो यह सच है, हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं दूध खरीदने बाहर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि कुछ नया हो रहा है। हर समय नए कैफे, नई कंपनियां खुल रही हैं, नई तकनीकें हर घर तक पहुंच रही हैं। पिछले 5-10 वर्षों में इंटरनेट का प्रभाव भी बढ़ गया है। आप सबसे छोटी लेन देन भी एक क्लिक में कर सकते हैं, नकद से पूरी तरह बच सकते हैं। आप हर दुकान में QR कोड देखते हैं जिनसे भुगतान किया जा सकता है। तो मैं निश्चित रूप से निश्चित हूं, भारत वाकई बेहतर हो रहा है। Алина в Индии не только учитель, но еще и библиотекарь. ये क्या बवाल है? ये मैंने किया है। यहाँ बच्चों की कहानियां हैं और यहाँ किताबें वर्णमाला के हिसाब से रखी हैं। वहाँ सिर्फ संस्कृति पर किताबें हैं। पुस्तकालय की छंटाई शायद आखिरी बार 20 साल पहले की गई थी। वे यहाँ आते थे, कुछ चीजें इधर उधर रखते थे। मैं आई और सोचा कि युद्ध से जुड़ी किताबों को सोवियत संघ से अलग कर दूं और क्लासिक्स को बिल्कुल अलग रखूं, जैसा होना चाहिए, जैसे हमारी लाइब्रेरियां काम करती हैं। तो क्या लाइब्रेरी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाली गई या तुम खुद आगे आई? मुझसे कहा गया था कुछ ऐसा ही। क्या तुम कर सकती हो? क्या तुम कर सकती हो? तो क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या है? मैं ये काम 1.5 हफ्ते से कर रही हूँ। अगर तुम्हें पता हो। हाँ खैर, कुछ तो आगे बढ़ा है। यहाँ तक कि ये स्टैंड्स भी लगभग तैयार हैं। और यहाँ भारतीय लड़कियां बगल वाले कमरे में स्थित बैले स्कूल में आई हैं। यहीं पर पानी की मशीन भी है। अलीना यहाँ से पानी पीने का जोखिम नहीं उठाती, लेकिन बैलेरिनाएं पीती हैं। ये माएं अपनी बैले करने वाली बेटियों का इंतजार कर रही हैं।
हाँ, सभी अपनी अपनी बेटियों को ले जाते हैं। यहाँ लड़कियों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। कैसे? यहाँ बहुत समय तक लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे घर में लड़की है तो यह बुरा माना जाता है। परिवार में भी दुख। हाँ, उन्हें मार दिया जाता था, ये तो सबको पता है। उन्हें सड़कों पर फेंक दिया जाता था। यहाँ तक कि अब भी यहाँ ऐसी स्कूलें हैं जो अनाथ लड़कियों के लिए बनी हुई हैं। अब लोग उनसे मुंह मोड़ करते हैं। अब नहीं, मतलब अब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे मामले फिर भी होते रहेंगे। ये बात लोगों के दिमाग से इतनी आसानी से नहीं निकलती। इसीलिए अब लड़कियों के प्रति बहुत ही सुरक्षा देने वाला रवैया है। वे उनका इंतज़ार करते हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने भी जाते हैं, लड़कियों के साथ संवेदनशीलता से पेश आते हैं। बसों में महिलाओं के लिए अलग सीटें होती हैं, जैसे लड़कियों ने अपने अधिकार हासिल किए हैं। यह बहुत उदार राज्य है क्योंकि यहाँ अब भी लड़कियों के स्कूल विश्वविद्यालय हैं और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए मुखर हैं और कहती हैं यह हमारा जीने का अधिकार है, पढ़ाई का अधिकार है। नए 30%। क्या अधिकार नहीं थे? देखिए, इसीलिए तो लड़कियों को ही मार दिया जाता था असल में। और क्या, उन्हें दहेज चाहिए होता है। टैक्सी की सीटों पर प्लास्टिक के कवर लगाना शानदार आइडिया है, क्योंकि बाहर बहुत गंदगी है और हमेशा सामान ढोने की प्रतियोगिता चलती रहती है। यहाँ गाड़ियों के बीच ये विजेता है और यह आदमी चिंटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा सामान उठा रहा है। यहाँ बांस से बने मचान लगाए गए हैं, टेढ़े मेढ़े हैं ये भी, और खुद घर भी। होटल और गेस्ट हाउस वाले इमारत कुछ ऐसी दिखती है। इंटरनेट के जरिए घर किराए पर लेते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और इस सब के बीच सबसे सुंदर और साफ सुथरी जगह है राज्यपाल की रेजिडेंसी। भारत में इतने लोग हैं कि चुनावों में उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है और हर वोट देने वाले को खास स्याही से चिन्हित किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी दूसरे मतदान केंद्र पर न जाएं या किसी और के फर्जी दस्तावेज लेकर वोट न करें। वहाँ बड़े लिस्ट लगे होते हैं, फोटो खींचना मना है, घेराबंदी की जगहें होती हैं और लोग अपने पासपोर्ट या दस्तावेज लेकर वहाँ जाते हैं। स्वाभाविक है वे किसी न किसी मतदान केंद्र से जुड़े होते हैं, फिर भी उन पर निशान लगता है। जैसे मैंने वोट दिया। ये क्या है? ये पुस्तकालय है। ये बहुत ही व्यापारी घर हैं जिन्हें अब किसी और चीज में बदल दिया गया है। पुस्तकालय, विश्वविद्यालय। तुम पुस्तकालयों में जाते हो ना? हाँ, सही है। ये भाषा शास्त्र संकाय है, तो और क्या कर सकता हूँ? क्या मन करता है कि ऊपर जाकर सब कर दो? हाँ, हर जगह मन करता है सब कुछ धो दूं, सब कुछ एंटीसेप्टिक से साफ कर दूं और वेंटिलेशन चालू कर दूं। अच्छा होगा अगर धूल हटाने वाले से शुरू किया जाए। तुमने हाथों से खाना शुरू नहीं किया? मैं तो आदत से पुलाव, ये चावल चम्मच और कांटे से ही खाती हूँ और अब ये आदत छूटती नहीं है। मेरा तो हाथ भी वैसे नहीं मुड़ता, मुझे नहीं पता, वो तो कुछ अलग ही तरह से। हाँ, उनके हाथ की कोई खास मुद्रा होती है। वैसे तुम यहाँ खाली समय में आमतौर पर क्या करती हो? शुरुआत में मैं अपने होटल के आसपास मोहल्ले में घूमती थी, कैमरा और मोनोपॉड लेकर। ऐसा सोचती थी, ओह उम्मीद है कि मुझे कोई मार नहीं देगा। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती थी ताकि कोई सबूत रहे कि मैं कहाँ हूँ, और साथ ही ये सब अपनी माँ को भेजती रहती थी। क्या तुम कभी ऐसी जगह पहुँची हो जहाँ चूहे कूड़ा कचरा हो? यहाँ चूहे दौड़ते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। कूड़ेदान के पास 10 मिनट खड़े रहो, कोई चूहा दिखेगा। यहाँ चमगादड़ भी चिचियाते रहते हैं और यहाँ बहुत सारी कौए भी हैं। जब आप भारत में बाहर से आते हैं तो नहाने का मन करता है। शुरुआती दिनों में जब मैं आती थी तो सबसे पहले मैं सिंक में अपने शरीर के सभी खुले हिस्से धोती थी, अपनी नाक भी धोती थी और उसके बाद ही मैं शॉवर में जाती थी और नेक शो सब कुछ अच्छे से धोती थी। यानी हालत इतनी ख़राब थी और मुझे यहाँ किसी भी तरह के संक्रमण से बहुत डर लगता था, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और संक्रमण वहीं पनपता है जहाँ गर्मी होती है। मैं सोचती थी कहीं और कुछ ना लग जाए, कुछ हो गया तो मर ही जाऊंगी। मैं अपने साथ इतनी सारी गोलियां लाया हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें बांट सकता हूँ। बहुत सारी थी। मैं घबराई हुई हूँ। मेरे पास एंटीबायोटिक्स हैं, एलर्जी की दवा है, कुछ एंटीवायरल ड्रॉप्स हैं और 4 पैकेट। तो अब थोड़ी शांति मिली? हाँ, अभी तो हाँ। अलेक्जेंडर भारत में मजे कर रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि सभी भारतीय उतने ही प्यारे और मासूम नहीं हैं जितने दिखते हैं। जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो क्या आपको कोई टच करता है? हाँ, टच करते हैं। और कैसे? हाँ, सच में टच करते हैं। उन्हें तो बस ऐसे वहाँ घुसना पसंद है जहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं होती। वे एड़ियों पर भी चढ़ जाते हैं और
आदमी को शीशों से टक्कर मार देते हैं। यहाँ तक कि कारें भी जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो इतनी फास्ट से निकलती हैं, दबाव बना देती है ना? हाँ, ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं जल्दी में रहते हैं। वैसे यहाँ एक चीज जरूरी है, थोड़ी समझदारी, ड्राइविंग में अंतर्ज्ञान चाहिए। यहाँ सब लोग ऐसे ही अंतर्ज्ञान से गाड़ी चलाते हैं, नियमों के बावजूद सब लोग उनका उल्लंघन करते हैं। अगर उसे जरूरत है तो वह अभी वहीं मुड़ सकता है और बीच में से निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि सब लोग ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं। किसी बाइक वाले ने मुझे काट दिया और मैंने थोड़ा सा हिलना पड़ा और पीछे मेरे और कार के बीच अब इतनी सी जगह थी, वहाँ कोई लड़की कोशिश कर रही थी निकलने की, वो तो और उसने भी बाइक घुमा दी और आखिरकार उसने अपनी बाइक छोड़ दी और मुझ पर चिल्लाने लगी और फिर तुरंत ही बहुत सारे भारतीय वहाँ इकट्ठा हो गए बस देखने के लिए। कभी कभी कोई हिस्सा लेना भी चाहता है। उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ना शुरू कर दिया, मैंने जाहिर है उनका हाथ झटक दिया। पुलिस आ गई। कुल मिलाकर आधे घंटे बाद कुछ खास नहीं हुआ। आदित्य एक समझदार लड़का है और उसके कई देशों में दोस्त हैं। मैंने अभी तक भारत नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं उन 3 देशों में जाना चाहता हूं जिनके बारे में मैंने फिल्मों, किताबों और दोस्तों से सुना है। पहला देश जापान होगा। जापान ने कुछ अद्भुत किया है। उसने अपनी प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और इतिहास को आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ जोड़ने में सफलता पाई है, जिनका पालन पश्चिमी देश करते हैं। दूसरा देश जर्मनी होगा, क्योंकि मेरा भाई वहां पढ़ाई करने गया था और उसने मुझे बहुत सारे वीडियो दिखाए, अपना अनुभव बताया। यही एक वजह है कि मैं इस देश में जाना चाहता हूं। और आखिरी देश मध्य पूर्व का एक देश होगा, अमीरात। मेरे एक दोस्त यूएई में हैं। वह बताते हैं कि यह देश भले ही हमारे पास है, लेकिन यह बिल्कुल अलग है। हमारे बीच कुछ भी समान नहीं है, लेकिन वह सचमुच अच्छी है। छड़ी पकड़ो। चलिए, पवित्र चीजों की अनुमति है। मैं याद दिला दूं कि एलेक्स जल्द ही 70 साल के होने वाले हैं। और कुछ राजों के बारे में बताइए, आप अपनी उम्र के हिसाब से कमाल के दिखते हैं। हरकत ही जीवन है। ज्यादा चलें फिरें और अपने दिमाग में बुरी बातें ना आने दें और आपको खुशियां मिलेंगी। संक्षिप्त और शानदार। अगर आप उदास हैं और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो भारत चले जाएं। यहाँ ज्यादा मजा आएगा। हाँ, असल में खुशियाँ न तो कहीं भारत में हैं और न ही रूस में। खुशियाँ तो अंदर होती हैं, यहाँ दिमाग में बस। निस्संदेह अगर मुंबई की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे साफ जगह नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में झांकें तो सब कुछ बिल्कुल अलग है और तब ये देश कुछ अच्छा और आजाद सा लगता है। अपने दिमाग को खुशियों से भर लो और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वोवा कारमानोव चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। मैं तो बिल्कुल गंदे कपड़ों में जा रहा हूँ, लेकिन मन में यह साफ सोच है कि मैं फिर लौटूंगा। अलविदा।